डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD। अगर हमारा बिजनेस स्पेसिफाइड है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो वो क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, उसे देख लेते हैं। In case of certain businesses, assessee shall be allowed to debit even the capital expenditure to the P&L account। मतलब हमारे को जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलाउड हो गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट में लिखना, ऐसे कुछ और बिजनेस हैं उनको केवल साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं हो रही है, वो तो सेक्शन 35 में कवर हो गया। बात हो रही है 35 AD। ये क्या है कि नॉर्मल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएंगे बिजनेस के P&L में लिखना। ये कब होता है? जब गवर्नमेंट किसी स्पेशल बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है। सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि हॉस्पिटल बने। अब हॉस्पिटल में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू नेचर इतना नहीं होता है। बिल्डिंग बनेगी, उसमें बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आएंगे। तो अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब P&L में लिखकर प्रॉफिट अपना कम कर लो, और अगर लॉस भी आ जाता है तो उसे आगे फ्यूचर में सेट ऑफ कर लेना, तो हर कोई उस बिजनेस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स तो देना ही नहीं पड़ेगा, इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। तो वो बिजनेसेस यहाँ पर कवर्ड है। एंड सच बिजनेस शैल बी कॉल्ड स्पेसिफाइड बिजनेस एंड फर्दर अमाउंट अलाउड टू बी डेबिटेड shall be equal to capital expenditure incurred and such business are as given below। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड है। अब ये बिजनेस है कौन से? ये बिजनेस वो है जिसे गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े बिजनेस। कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। देखिए इंडिया में कोल्ड चेन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए बोला। कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब होता है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह को रखने के लिए एक ऐसे बड़े बड़े गोडाउन होते हैं जो जिन्हें हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। वहां पर सामान कई कई महीनों तक रखा जा सकता है बिना खराब हुए। अब आप ये समझिए, आज से 15-20 साल, 25-30 साल पहले अगर आप देखें तो मार्केट में जाएं तो सीजनल फ्रूट ही अवेलेबल होता था, वेजिटेबल्स भी सीजनली अवेलेबल होती थी। लेकिन आज की डेट में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे ऐसा फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो 12 महीने अवेलेबल है आपके पास। वो कैसे पॉसिबल है? वो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और फिर वहां से आपको निकाल कर दिया जाता है। इसी वजह से महंगा मिलता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखने का उसका खर्चा तो बढ़ ही जाता है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आप मैंगो था तो वो केवल गर्मियों में आ सकता था, तो अब उसको आम को अगर आप सर्दियों में खाना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। तरबूज केवल गर्मियों में आता था, अब आपको सर्दियों में भी मिल जाएगा। तो आप ये देखेंगे कहीं मैरिजेस वगैरह में भी आप जाते हैं तो वहां पर फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो 12 महीने मिलते हैं, एक जैसे फ्रूट्स मिल जाते हैं आपको। ऐसी वेजिटेबल्स में भी है आपको। आप जैसे कोई ऐसा वेजिटेबल है जैसे गोभी हो गया, वो पहले केवल सर्दी में आती थी, अब गर्मियों में भी आप ले सकते हैं। वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेवलपिंग और मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो ये सब बिजनेसेस हैं जो स्पेसिफाइड हैं। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल आल्सो बी अलाउड टू बी डेबिटेड इन द ईयर इन विच बिजनेस हैज कमेंस। ये भी एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया कि अगर आपने बिजनेस शुरू करने से पहले के कैपिटल एक्सपेंडिचर किए वो भी अलाउ हो जाएंगे। लेकिन आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा अलाउ नहीं होगा? लैंड को एक्वायर किया उसके लिए आपने खर्चा किया है, गुडविल के लिए खर्चा किया है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेसिकली इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ये तो अपनी ही असेट आप इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए ये खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। If any capital asset which was debited to P&L has been sold, amount received on sale shall be considered to be income under that business profession। तो बिल्कुल जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट को बेचा था, उसी टाइप से इसको भी बेचेंगे तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। If any asset was acquired for the said business and amount was debited to P&L, it must be used for business for a period of at least 8 years।
देखिए ऐसा है कि अब जैसे पता चला, मान लिया मैंने एक होटल खोला, अब मुझे पता है कि मैंने एक होटल खोला है तो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। मैंने होटल खोला, एक एसेट खरीदी और फिर उसे बेच दिया, ऐसा करके कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मेरे को टैक्स बेनिफिट हो गया, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही कोई एसेट खरीदूंगा तो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ हो जाएगा। तो इन्होंने उस पर एक कंडीशन लगाई कि जब आप कोई एसेट खरीदोगे ना तो उसे 8 साल तक आपको अपने पास यूज करना पड़ेगा, otherwise the amount debited will be considered to be income of the assessee of the year in which asset has been used for other purpose। अगर आपने 8 साल से पहले उस एसेट को डिस्कार्ड कर दिया या कुछ कर दिया तो सीधा इनकम मान ली जाएगी। However, normal depreciation shall be deducted and only balance amount shall be considered to be income। अब सपोज आपने 3 साल के बाद उसको बिजनेस के लिए यूज किया, तो 3 साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो लगता वो माइनस करने के बाद जो आज की WDV है वही इनकम मानी जाएगी। ठीक है। एज पर सेक्शन 73A, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस एंड अर्न फॉरवर्ड इज allowed for unlimited period, and in the subsequent year also the loss can be set off only from income of specified business। सपोज मेरा बिजनेस है होटल्स का और उसमें लॉस हो गया, तो लॉस को मैं, अगर मेरे पास होटल के अलावा कोल्ड चेन फैसिलिटी का भी बिजनेस है तो मैं उसके प्रॉफिट से तो सेट ऑफ कर सकता हूँ, दोनों स्पेसिफाइड बिजनेस है। लेकिन अगर एक स्पेसिफाइड बिजनेस है और एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस मैं अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकता और मुझे उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और अगले साल भी इसी टाइप के बिजनेस से ही सेट ऑफ कर पाऊंगा। वरना तो क्या होगा, लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हैवी खर्चा होगा और उसे नॉर्मल अपनी इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस होगा जो टैक्स इस साल आना था नहीं आता। इसलिए ये कंडीशन लगाई है कि इसी टाइप के बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट व्हिच इज द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन इन ए डे अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और ऑनलाइन पेमेंट करिए हो 10,000 से ज्यादा। वो खर्चा हमने पहले भी पढ़ा है, 10,000 से ज्यादा खर्चे पर आपको अलाउ नहीं होता है तो वो डिसअलाउड हो जाता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें समझ में आ पाए कैसे होगा ये। एक असेसी है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस है, हमने उसकी लिस्ट में पढ़ा था। 1 जून को प्रीवियस ईयर में शुरू किया। इंफॉर्मेशन जो हमें दे रखी है कि प्रॉफिट हुआ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से 50 लाख। The following asset have been purchased for warehousing facility and profit of 50 lakh is computed without giving effect to the following। ये जो 50 लाख का प्रॉफिट है ना, ये 50 लाख का प्रॉफिट अभी इन खर्चों को कंसीडर किए बगैर लिया गया है। तो इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है 1 जून को रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो इस साल के भी और पहले बिजनेस शुरू होने से पहले के भी कैपिटल एक्सपेंडिचर सब अलाउ हो जाएंगे। मशीनरी खरीदी थी, बिल्कुल अलाउ हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो मशीनरी पिछले साल खरीदी थी फिर भी अलाउ हो जाएगी। यहाँ पर 3 साल वाली कंडीशन भी नहीं है जो ज्यादातर केस में होती है कि विद इन 3 ईयर के एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लैंड अलाउ नहीं होती है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है। मशीनरी इस साल खरीदी है अलाउ हो जाएगा। बिल्डिंग खरीदी है 1 साल पहले अलाउ हो जाएगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है अलाउ हो जाएगी। तो आपकी इनकम आएगी या लॉस आएगा, तो 50 लाख में से क्या क्या लेस करोगे? 50 लाख में से 9 लाख लेस करोगे, 12 लाख लेस करोगे, 10 लाख और 29 लाख, कितना आ गया? प्रॉफिट आया लॉस आया? कितना? लॉस आ गया, 10 लाख का लॉस आ गया हमारा। तो ये लॉस इसी टाइप के बिजनेस से सेट ऑफ हो पाएगा, और अगर इसी साल और कोई बिजनेस ऐसा नहीं है, स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो इसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगले साल अगर हमें प्रॉफिट होगा तो इस लॉस को उस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेंगे हम लोग। सेक्शन 35AD 7B, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड एंड अलाउड अंडर सेक्शन 35AD
and such asset is thereafter used for any purpose other than used in the specified business, then the total amount of deduction so claimed and allowed in the previous year in respect of such asset as reduced by the normal depreciation will be the income of that previous year जिसमें वो यूज करी है। ये हमने अभी बात भी करी थी, है ना। However, this provision shall not applicable for the company which has been become a sick company during the period of 8 year। कोई कंपनी सिक कंपनी हो गई, सिक कंपनी उसे बोलते हैं जिसका लॉस उसकी कैपिटल वगैरह से भी ज्यादा हो जाता है, जो कंपनी बर्बाद हो गई है, तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज अप्लाई हो जाएगा। तो इसे भी समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या होगा। एक्स लिमिटेड है, इनकी 2 यूनिट है। यूनिट ए में स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, स्टोरेज करते हैं शुगर को, और यूनिट बी में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसमें स्टोरेज करते हैं एडिबल ऑयल को। यूनिट ए इन्होंने प्रीवियस ईयर के पहले दिन शुरू करी और इन्होंने डिडक्शन क्लेम कर दिया 100 लाख रुपए का, क्योंकि इन्होंने 50-50 लाख की 2 बिल्डिंग खरीदी थी। तो पिछले साल की बात है ये, तो इन्होंने हो गया, ये सिचुएशन सब हो गई। However, in the February करंट ईयर जो यूनिट थी ए, इन्होंने यूनिट बी में ट्रांसफर कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि डिडक्शन इन्होंने क्लेम कर ली और अब यूनिट ए को यूनिट बी में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा, हमें पता है कि भैया यूनिट ए से यूनिट बी में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर अच्छा, इन्होंने बिजनेस यहाँ पर जो है 1 साल पहले शुरू किया था, तभी इन्हें पिछले साल का क्लेम मिल चुका है, 1 साल हो चुका है, ठीक है। बिजनेस शुरू किए हुए 1 साल हो चुका है और पिछले साल इन्होंने 2 बिल्डिंग के लिए क्लेम भी ले लिया था। इस साल इन्होंने क्या करा, यूनिट ए वाली बिल्डिंग को यूनिट बी में शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट ए की एक बिल्डिंग को यूनिट बी में शिफ्ट कर दिया। तो इन्होंने 2 बिल्डिंग का क्लेम लिया था सेक्शन 35AD में, अब एक टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इस ईयर में हमारी बिजनेस इनकम हो जाएगी, बिजनेस इनकम हो जाएगी। लेकिन हमने बार बार पढ़ा कि बिजनेस इनकम पूरी की पूरी नहीं होगी। बिजनेस इनकम होगी जो उसकी डिडक्शन आपको मिली थी उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, जो उस पर नॉर्मल डेप्रीशिएशन मिलता। हमें पता है बिल्डिंग पर 10% का रेट होता है डेप्रीशिएशन का, तो 5 लाख रुपीज का डेप्रीशिएशन इन्हें मिल जाता अगर ये शुरू से ही नॉर्मल अदर बिजनेस के लिए यूज करते, तो वो तो क्लेम मिलना चाहिए। बाकी का 45 लाख रुपीज इनकी बिजनेस की इनकम हो जाएगी इस साल की, क्योंकि इन्होंने उसको 8 साल से पहले ऐसा किया। लेकिन अगर 8 साल हो जाते फिर नहीं होता ऐसा, 8 साल से पहले ऐसा करने पर होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि भैया 8 साल से पहले अगर आप इसे और किसी पर्पस के लिए करोगे या बेचोगे तो वो बिजनेस इनकम में आ जाएगा। XYZ लिमिटेड है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 3 स्टार होटल मदुरई, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है और 1 अप्रैल 2000 हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में करा है। कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपए का खर्च किया है जनवरी में 1 साल पहले। हमारा पिछले प्रीवियस ईयर जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उससे पिछले प्रीवियस ईयर में जनवरी से मार्च के दौरान उन्होंने 50 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है इसी बिजनेस के लिए। अब बुक्स में तो कैपिटलाइज करा है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो कैपिटलाइज्ड होता है, लेकिन इनकम टैक्स में ये अलाउ हो जाता है। और इन्होंने करंट प्रीवियस ईयर में भी 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, जिसमें से 1.5 करोड़ लैंड पर खर्चा किया है बिजनेस के लिए। हमें बिजनेस की इनकम निकालनी है एज्यूम करते हुए कि इन्होंने सेक्शन 35AD की सारी कंडीशन को फुलफिल किया है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन सबको कंडीशन को फुलफिल करना होता है। प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग दिस बिजनेस बिफोर क्लेमिंग सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD 25 लाख है, केवल 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इन्हें। एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, 4 स्टार होटल है एक और है, और वो 2 साल पहले शुरू किया था और वहां से जो इनकम आ रही है इनको 120 लाख रुपए की आ रही है। तो हमें बिजनेस की इनकम निकालनी है। तो प्रॉफिट है बिजनेस में
25 लाख, 25 लाख का प्रॉफिट है। तो ये कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए का प्रॉफिट है और इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख किया था लास्ट ईयर और 2 करोड़ रुपए करा इस साल, जिसमें से 1.5 करोड़ लैंड के लिए। तो लैंड के लिए तो हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता है। बाकी बचा हुआ 50 लाख करंट ईयर का, ये भी अलाउ हो जाएगा। तो टोटल 100 लाख है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25 लाख, क्योंकि प्रॉफिट 25 लाख है, उससे ज्यादा तो हमें अलाउ नहीं है। तो 25 लाख रुपए हमने लेस कर दिया, तो ये तो प्रॉफिट हो गया नील। ये हमारा जो बिजनेस है ये 3 स्टार होटल है, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट हो गया नील और हमारा अभी 75 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो अभी अनएब्जॉर्ब है, अभी हमने वसूल नहीं करा है उसको। 100 लाख में से 25 लाख हो गया ना, 75 लाख का अभी भी बचा हुआ है। एक हमारा 4 स्टार बिजनेस भी है होटल का, और उसका जो प्रॉफिट है वो 120 लाख है। इसमें से हम 75 लाख रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ है हो जाएगा हमें, क्योंकि हमारा पहले तो हम करंट बिजनेस से लेस करते हैं, उससे ना हो तो अदर बिजनेस से करते हैं, वो ना हो तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो 75 लाख रुपए यहाँ से पूरा सेट ऑफ हो जाएगा और 45 लाख रुपए की पीजीपीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो जाएगी। एबीसी लिमिटेड है और इन्होंने बिजनेस किया है 3 स्टार होटल का तिरुपति में। कभी गए आप तिरुपति बालाजी? चलो, नहीं गए तो चले जाना। 3 स्टार होटल है वहीं पे, एबीसी लिमिटेड के नाम से, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया बिजनेस। इन्होंने लैंड परचेज करी है 2 साल पहले, ये तो वैसे भी अलाउ नहीं होता है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, हमें अलाउ नहीं होता है। इन्होंने होटल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने में पिछले साल खर्चा किया 30 लाख का और इस साल खर्चा किया 150 लाख का। तो ये तो अलाउड है, क्योंकि कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 35 AD में हमें अलाउ हो जाएगा। कैपिटल नेचर भी, रेवेन्यू नेचर भी, पिछले साल का भी, इस साल का भी, क्योंकि जिस साल बिजनेस स्टार्ट होता है उस साल कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर पहले वाले भी अलाउ हो जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड है 30 लाख की, तो ये भी अलाउ हो जाना चाहिए। ऑल द अबव एक्सपेंडिचर वर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी, सारे के सारे खर्चे कैपिटलाइज कर दिए। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 80 लाख रुपीस का प्रॉफिट आ रहा है। तो हमें बताना है कि अमाउंट कितनी होगी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। इनका प्रॉफिट 80 लाख का आ रहा है, 80 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अलाउड है एक्सेप्ट लैंड, तो 30, 150, 180 और 30, 2 करोड़ 10 लाख। और प्रॉफिट 80 लाख, जो भी कम हो, 80 लाख रुपीस की हमें डिडक्शन मिल जाएगी, पूरी की पूरी 80 लाख रुपीस की डिडक्शन आ जाएगी, ठीक है। और अब हमें लेकिन इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है, तो डिडक्शन एक तरीके से ये कह सकते हैं पूरी मिल जाएगी डिडक्शन, ये कह सकते हो आप, या तो ये डिडक्शन मिल जाएगी और आपका जो लॉस आ जाएगा, लॉस कितना आ जाएगा 1 करोड़ 30 लाख का, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे
सेक्शन 73A के हिसाब से, और इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D। अगर हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग पर हम जो खर्चा करते हैं, तो ये भी एक तरीके से कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, तो इसको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया गया है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसे हम 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे बिजनेस शुरू होते ही। इंडियन कंपनी होनी चाहिए और रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगर कोई फॉरेन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है तो उनका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओनली द नोटिफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विल बी अलाउड। तो सारे खर्चे भी अलाउ नहीं होंगे, कुछ ही खर्चे हैं जो अलाउ होंगे। जो कौन से वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको अलाउ हो जाएंगे? तो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फिजिबल रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, conducting market survey or any other survey necessary for the business, engineering services related to business of assessee। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है, प्रोवाइडेड दैट वर्क इन कनेक्शन विद द अबव इज कैरिड आउट बाय assessee himself और बाय कंसर्न व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो कुछ खर्चे हैं जो अलाउ होंगे। दूसरे पॉइंट में बोला लीगल एक्सपेंसेस for drafting any agreement between the assessee and any other purpose for the purpose of business। तो अगर कोई लीगल चार्जेस हैं, एग्रीमेंट बनाया आपने, वो भी अलाउ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में लिखा है जहां पर assessee कंपनी है वहां पर लीगल चार्जेस ड्राफ्ट करने के मेमोरेंडम आर्टिकल, प्रिंटिंग करने के मेमोरेंडम आर्टिकल, फीस फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, in connection with the issue of shares or debenture, being underwriting commission, brokerage charges for drafting, typing, printing, advertisement of the prospectus। Maximum expenditure allowed shall be up to 5% of project cost, but an Indian company has the option to take 5% of capital employed। यहाँ पर मैक्सिमम सीलिंग भी है, ये सारे खर्चे अलाउड है, लेकिन इन सारे खर्चों में जो आपको मैक्सिमम अलाउड होगा खर्चा वो 5% होगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% मैक्सिमम अलाउड है। इससे कम है तो कम लिया जाएगा, इससे ज्यादा तो 5% ही लिया जाएगा। और अगर इंडियन कंपनी है तो ऐसी सिचुएशन में 5% कैपिटल एम्प्लॉयड का भी लिया जा सकता है। तो अब हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स इन केस ऑफ न्यू बिजनेस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट being land, building, plant and machinery, furniture, fitting, as on the last day of the year in which the assessee has commenced the business। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब जो उनके पास एक्चुअल कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट की साल के आखिरी दिन। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? इन केस ऑफ न्यू बिजनेस जो शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वो सब। और अगर पुराना बिजनेस है तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक्सटेंशन किया है तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्सटेंशन, उसे हम उसी तरीके से लेंगे जैसे नया बिजनेस हो। तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 years ऑफ एलिजिबल अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट कैसे लेंगे? एक्चुअल एक्सपेंसेस मान लेते हैं, मैं आपको वैल्यू भी मान लेते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 5 लाख, तो ये हमें कंपेयर करना है प्रोजेक्ट की कॉस्ट से। प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5%, तो मान लिया प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख, तो 20 लाख का 5% कितना हो गया? 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 लाख, 40 लाख का 5% कितना हो गया? 2 लाख। तो 1 लाख 2 लाख में से जो आपकी इच्छा है तो हम ज्यादा खर्चा लेना चाहेंगे, तो विच एवर इज हायर हमने 2 लाख ले लिया। अब 2 लाख और 5 लाख में से जो भी कम हो 2 लाख, इसको 1/5 5 ईयर तक करेंगे। अगर यही अमाउंट 40 लाख की जगह 4 करोड़ होती तो ये 20 लाख हो जाता। तो 20 लाख और 5 लाख में से जो भी कम हो तो फिर 5 लाख मिलता है। तो हमें इस तरीके से इसको कंपेयर करना।
फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, इन्होंने खर्चा किया 30 लाख रुपए का, प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 5 लाख रुपए हो गया हमारा, 5% हो गया 50 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 करोड़ 20 लाख, तो 60 लाख, 50-60 में से जो भी ज्यादा हो तो 60 लाख, लेकिन 30 लाख से ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। 1 मिनट, 1 करोड़ 20 लाख का 5% 6 लाख होता है क्या? 1 मिनट, सॉरी 6 लाख, तो ये 5 लाख आएगा। 1 करोड़ का 5% 5 लाख, इसका 5% 6 लाख आएगा, तो दोनों में से जो भी ज्यादा हो तो 6 लाख, 6 लाख और 30 लाख में से जो भी कम हो तो 6 लाख, तो ये 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। ठीक है, जो मैंने भी एग्जांपल बताया था उसी हिसाब से हमें दिया हुआ। एग्जांपल नंबर 25 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, इन्होंने खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पर 3 लाख रुपए। तो expenses on preparation of project report, and the report was prepared by the concern which is approved by board 85,000. Expenditure in connection with traveling and stay in the hotels, expenses on drafting and printing of memorandum and article of association 4 lakh. All the above expenditure has been debited to P&L और इनकम आ चुकी है हमारी 7 लाख रुपीज। कंपनी ने जो बिजनेस शुरू किया है 1 जून को शुरू किया है। कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 50 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड 57 लाख है। तो हम ये कह सकते हैं 50 और 57 लाख दोनों का 5% निकालने की जगह दोनों में से जो ज्यादा उसका ही निकाल लो ना, भाई ज्यादा अलाउड है। तो 57 लाख का 5% 2,85,000, तो 2,85,000 हमें ज्यादा से ज्यादा अलाउ हो सकता है खर्चा। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो अलाउ हो सकता है वो हो सकता है हमें 2,85,000, ये अभी हमने निकाला। तो हम पहले देखते हैं कि डिडक्शन कितनी मिलेगी हमें अंडर सेक्शन 35D प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे एलिजिबल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो एलिजिबल एक्सपेंसेस में इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि हमने 3 लाख रुपीस का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, ये तो एलिजिबल एक्सपेंसेस में नहीं आता है। सेकेंड नंबर पे बोला प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये बिल्कुल आता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 85,000। ट्रेवलिंग स्टे का एक्सपेंसेस नहीं आता है। मेमोरेंडम का एक्सपेंस आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का 4 लाख रुपीज, सॉरी 4 लाख, और टोटल आ गया 4,85,000। तो 4,85,000 इनका अलाउड एक्सपेंसेस है। इसे कंपेयर करना है हमें 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि वो ज्यादा है 57 लाख का 5%, ये आ गया 2,85,000। दोनों में से जो भी कम हो वो अलाउड हो जाएगा। तो दोनों में से कम क्या है 2,85,000। 1/5 एवरी ईयर अलाउ होगा 57,000 रुपीज। तो 57,000 रुपीज अलाउ होगा। तो अब हमसे बोला है कि कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। हम चलो अभी हमने टैक्स लायबिलिटी निकालना नहीं सीखा, कम से कम टैक्सेबल इनकम तो निकाल ही ले। तो इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी, तो इसमें हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख। इसमें सारे के सारे खर्चे ऐड किए जा चुके हैं। तो ये लिखा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने से पहले हमने जो शुरू करा था बिजनेस, उससे पहले हमें खर्चे कर चुके हैं 3 लाख रुपए के। तो बिजनेस शुरू करने से पहले का खर्चा एडवर्टाइजमेंट का अलाउ थोड़ी ना होगा, तो ये तो एड बैक करना पड़ेगा। ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, और ये है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि बिजनेस शुरू होने से पहले किया। अगर बिजनेस शुरू होने के बाद किया होता तो अलाउड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 लाख रुपए। और एक्सपेंसेस हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ये भी पहले का खर्चा है, इसे तो 1/5 मिलेगा ना धीरे धीरे करके। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा भी पहले तो डिसअलाउड हो जाएगा, बाद में सेक्शन 35D में 1/5 करके अलाउड होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी बिजनेस से पहले के हैं तो डिसअलाउड हो जाएंगे 45,000। और ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 4 लाख ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। लेस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D जो अलाउड है वर्किंग नोट में निकाला हमने 57,000। तो 57,000 का खर्चा अलाउड होगा, बाकी सब डिसअलाउड हो जाएंगे। तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस 4 लाख माइनस 57,000 14,73,000। तो 14,73,000 हमारी इनकम आ जाएगी। इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, ये हमारी इनकम आ जाएगी। एक्स लिमिटेड है, एक एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी है, एक नया सेटअप किया, न्यू यूनिट लगाई है और न्यू यूनिट से रिलेटेड उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए। तो ये जो 4 लाख रुपए का खर्चा है ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, मार्केट सर्वे करा है 5 लाख, ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस करें न्यू यूनिट से रिलेटेड तो इनका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा 11 लाख हो गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इंडियन कंपनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन है, तो बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों का 5% ले, दोनों में से जो ज्यादा है उसको कंपेयर करें। इससे अच्छा हम क्या करें, इन दोनों में से जो ज्यादा 40 लाख है ना, इसका 5% 2 लाख है ना, तो 2 लाख या 11 लाख जो भी कम है 2 लाख डिवाइड बाय 5 40,000 पर एनम 5 ईयर के लिए हमें डिडक्शन मिलेगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स लिमिटेड है, एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने नया बिजनेस शुरू किया था पिछले साल, 1 साल पहले। इन्होंने 1,20,000 रुपए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए खर्च किए थे। बैलेंस शीट हमें करंट ईयर की दे रखी है, हमें बताना है कितना राइट ऑफ होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमारे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए बोल रखा है, तो क्या क्वेश्चन के अंदर हमें 1,20,000 रुपए के हमें बोल रखा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ था, है ना। इसे 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर किया जाता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन हम यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ ए न्यू बिजनेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट में हमने पैसा खर्च किया वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग एक्सेट्रा, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर इन विच द असेसी हैज कमेंस्ड द बिजनेस। तो जिस साल बिजनेस शुरू किया है उसके आखिरी दिन हमारे पास जो जो फिक्स्ड एसेट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। और यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, एग्रीगेट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब हो जाएंगे। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लेना है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा हुआ है, लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में और फर्नीचर में, इन चारों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ गया 20,35,000।
और कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और बैंक लोन, ये आ जाएगा चारों। ये कितना आ गया? 17,85,000। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 20,35,000, इसका 5%, 1,01,750। तो 1,01,750 या 1,20,000, जो भी कम हो। 5 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। कितना? 20,000। तो 20,350 रुपीज की हमें इंस्टॉलमेंट मिलेगी। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था कि कितनी इंस्टॉलमेंट हमें मिलने वाली है। इसके बाद है, जैसा भी अभी हमने देखा था सेक्शन 35D, उसी टाइप का है ये 35DDA। इसमें क्या है कि हमने सैलरी के चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एम्प्लॉई होते हैं वो VRS ले लेते हैं। तो एम्प्लॉयर अगर उसे VRS देता है तो ये भी एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है, और ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस अलाउड हो जाता है अगेन 5 इंस्टॉलमेंट में। Expenditure on payment to employees at the time of the voluntary retirement in accordance with the VRS shall be allowed in 5 equal installments starting from the year of the retirement. If an employee is given a part payment, then only the amount given in the first year is allowed as deduction over the period of 5 years, and part paid in next year is allowed to be amortized in 5 years in the year of payment. तो 5 इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अगर एक साथ पैसा नहीं दिया तो जिस साल पैसा दिया वहां से 5 इंस्टॉलमेंट उनको मिलेंगी। एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पर हमें बता रखा है कि कंपनी ने 120 लाख रुपए दिए कंपनसेशन के, तो वो हमें क्या करना है? सिंपल 120 डिवाइड बाय 5। तो कितना होता है 120 डिवाइड बाय 5? 24। तो 24 लाख 5 ईयर्स तक हमें डिडक्शन मिलती रहेगी इसकी। एग्जाम्पल नंबर 27, सपोज मिस्टर एक्स हैं, एम्प्लॉई हैं, उन्होंने VRS लिया है, कंपनी ने उनको 5 लाख का कंपनसेशन दिया है 31 दिसंबर को करंट ईयर के एंड में। तो क्या होगा 31 दिसंबर को प्रीवियस ईयर में? तो 5 लाख दिया ना, डिवाइड बाय 5 लाख, 1 लाख रुपीज की डिडक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी। सिंपल। तो ये बहुत आसान है, जितना भी पैसा दिया है 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स आपको डिडक्शन। मिस्टर एक्स ने VRS लिया है ABC लिमिटेड से, और कंपनी ने उन्हें 5 लाख रुपए फिक्स कराए कंपनसेशन देने के लिए, जिसमें से 3 लाख रुपए इन्होंने इस ईयर में दिया है। तो 3 लाख रुपए इस ईयर में दिया है, तो डिवाइड बाय 5, 60,000 रुपीज इस साल करंट ईयर में, और नेक्स्ट 4 ईयर्स में इन्हें डिडक्शन मिलेगी। और बाकी इन्होंने अगले साल दिया है, बाकी का पैसा कितना हो गया? जैसे अभी हमारा करंट ईयर है, मान लिया इसे हम ईयर 1 बोलते हैं, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो जो 60,000 रुपए, क्योंकि 3 लाख रुपए हमने इस साल दिया, तो 60,000 रुपए की डिडक्शन हमें इस साल मिल जाएगी अंडर सेक्शन 35 DDA। ठीक है। और 60,000 रुपए अगले साल, फिर 60,000 रुपए उससे अगले साल, ऐसे 5 साल तक मिलेगी। लेकिन जो 2 लाख रुपए का बचा हुआ पैसा हमने अगले साल दिया है, तो वो भी 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। कितना होता है? 40,000। तो वो 40,000 नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू होगा। ठीक है। जिस साल पेमेंट करोगे उस साल से मिलना शुरू होगा। तो जो हमने इस साल दिया 3 लाख रुपए, वो 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 5 की इंस्टॉलमेंट पूरी होने के बाद मिलना बंद हो जाएगा। और जो 2 लाख रुपए अगले साल देंगे, वो फिर 40 हजार रुपए 5 साल तक मिलेगा, फिर मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे जितना भी हम पेमेंट करेंगे वो हर साल मिलता रहेगा 5 साल तक।
देखिए सेक्शन 36 में हमें अदर डिडक्शंस के बारे में बता रखा है। इसके अंदर कुछ कॉमन डिडक्शंस हैं जो अगर आप नहीं भी पढ़ें तो ज़्यादातर ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 36 में अदर डिडक्शंस आती हैं, जैसे अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं अपने स्टॉक का, तो वो सब भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंस हैं बिजनेस के और अलाउड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है और आपको अलाउड है डिडक्शन के तौर पर। बोनस या कमीशन अगर आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं तो जब वो एक्चुअल आप पेमेंट कर देते हैं तभी वो अलाउ होता है। लोन लेने पर इंटरेस्ट, जो बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो आपका अलाउड एक्सपेंस है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हमने कोई एसेट परचेज की है तो जब तक हम एसेट को यूज करना स्टार्ट करते हैं तब तक का हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल नेचर होता है और उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एक बार एसेट को यूज करना शुरू कर दिया तो उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर होता है और अलाउड एक्सपेंस होता है, P&L में हम लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने लोन लिया इस डेट पर, यहां पर आपकी एसेट रेडी है और आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो ये जो इंटरेस्ट है इससे पहले का, इसे प्री पीरियड का इंटरेस्ट बोलते हैं, ये कैपिटल नेचर का है और ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट में। तो डेप्रिसिएशन लगाते हुए आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा हर साल। और इसके बाद का पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट होता है तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाता है और वो P&L में अलाउड होता है, आप P&L में लिख सकते हैं उसको। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स प्रो डाटा बेसिस पर होगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं कि आपको इंटरेस्ट हर साल नहीं मिलता है, एक साथ एंड में मिलता है। जैसे कि इशू प्राइस है 750, आफ्टर 5 years 1000 रुपीज वापस दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर 250 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो 5 years का है। तो हम क्या करते हैं, प्रोराटा बेसिस पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं और वो अलाउड हो जाता है एज ए एक्सपेंस। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी जेब से वेलफेयर स्कीम्स में एम्प्लॉय के लिए, वो सब अलाउड एक्सपेंस होते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है, एक्चुअली अगर एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट कर दिया है तो उस सिचुएशन में, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें क्या सिस्टम है। देखिए क्या होता था, इस 8th पॉइंट से पहले क्या होता था कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता था, मान लिया उसकी सैलरी 1 लाख है, इसमें से उसका 10,000 PF कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय का ये डिडक्ट करके 90,000 की पेमेंट कर दी एम्प्लॉय को। अब क्या ड्यूटी थी एम्प्लॉयर की, ये 10,000 ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10,000 सपोज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है, ये दोनों डिपॉजिट करना होता था गवर्नमेंट के पास, या जो भी रेस्पेक्टिव PF फंड्स हैं या जो भी फंड है उसमें पैसा डिपॉजिट कराना होता था। तो जो एम्प्लॉयर का है, ये जो एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से करा रहा है, तो ये 7th पॉइंट में आ गया कि जब एम्प्लॉयर पैसा जमा कराता है तो उसे डिडक्शन मिल जाती है। अब क्या होता था, अगर एम्प्लॉयर ने ये पैसा जमा नहीं किया तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करते थे, एम्प्लॉय का पैसा अपनी जेब में डाल लेते थे। एम्प्लॉय का PF का पैसा डिडक्ट किया, उसे अपनी जेब में डाल लिया, ना तो रेस्पेक्टिव PF में या कहीं गवर्नमेंट के पास जो भी रेस्पेक्टिव स्कीम है उसमें पैसा जमा ही नहीं किया। अब एम्प्लॉय जब रिटायर होता था तो उसे पता चलता था उसका पैसा ही जमा नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इनकम टैक्स में एक पॉइंट लाया गया कि जैसे ही एम्प्लॉयर ये पैसा PF का डिडक्ट करेगा, ये इनकम मानी जाएगी एम्प्लॉयर की,
उसके P&L के क्रेडिट में डाल दी जाएगी। और जैसे ही ये अमाउंट एम्प्लॉयर जमा कराएगा तो उसका खर्चा माना जाएगा पॉइंट नंबर 8 में। तो पहले इनकम मानी जाएगी, फिर वो खर्चा माना जाएगा। अगर उसने डिडक्ट कर लिया लेकिन पैसा जमा नहीं किया तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। अगर कोई एनिमल यूज करता है एम्प्लॉयर बिजनेस के लिए, उस एनिमल की डेथ हो जाती है या यूजलेस हो जाता है एनिमल, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये खर्चा हमको अलाउ हो जाएगा। बेड डेट्स अलाउड है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉय बाय द कंपनी, ये कंपनी को ही खर्चा अलाउ होता है अगर वो कोई ऐसा खर्चा करता है जिससे उसके एम्प्लॉई में फैमिली प्लानिंग के लिए उनको एक नॉलेज आए या फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने खर्चा किया। रिवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउड है। कैपिटल नेचर का खर्चा 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स अलाउ होगा। ये भी जैसा हमने अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन पढ़ा था, जैसा हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च पर, वो सब पढ़ते हुए आ रहे थे। तो ये भी ऐसा ही है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है या कम प्रॉफिट है तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह ये वाला एक्सपेंस, कैपिटल नेचर एक्सपेंस, ये भी वैसे ही कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो ये भी अलाउड एक्सपेंसेस में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस और स्टॉक। तो जब भी प्रीमियम का पेमेंट होगा, रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, ये सब कुछ P&L में डेबिट अलाउड है। मेडिक्लेम पॉलिसी अगर एम्प्लॉय के नाम पर लिया है तो अलाउड हो जाएगा। कैश में पेमेंट नहीं करना है बस आपको, अदरवाइज देन कैश पेमेंट करना होता है इसमें। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप असेट को यूज करते हो उसके बाद का रेवेन्यू नेचर, उससे पहले का कैपिटल नेचर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन तो अलाउड है, नॉर्मल अलाउड है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कराना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउ होगा, अपने ही कैपिटल का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। और इनकम टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिसअलाउड एक्सपेंस होता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। Further, any amount of interest paid on borrowed for acquiring asset shall be allowed as expenses after the asset has been purchased and put to use. जब आपने asset को use करना शुरू कर दिया, उसके बाद का interest revenue nature का है, उससे पहले का cost में जुड़ जाएगा। Interest which is related prior to the asset purchase date, it will be capitalized. डिस्काउंट और नोटिफाइड जीरो कूपन बोन्स मैंने आपको बताया था कि इस पर हमें प्रोराटा बेसिस पर मिलता है। लाइफ ऑफ बॉन्ड मीन द पीरियड स्टार्टिंग ऑफ द इशू ऑफ द बॉन्ड एंड एंडिंग ऑन द मेच्योरिटी डेट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलाउड होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो अलाउ नहीं होगा। अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में अलाउड होगा उतना ही जितना रिलेवेंट एक्ट में अलाउड है। जैसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक अलाउड है, तो उतना ही आपको डिडक्शन मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। पेंशन स्कीम में अगर पैसा जमा किया है, सेक्शन 80 CCD अभी हम डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें अगर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में इन्होंने पैसा जमा किया है तो इनको ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ द सैलरी
एम्प्लॉय की सैलरी का 10% ज्यादा अलाउड हो सकता है। जैसे सैलरी 2 लाख है तो 20,000 रुपए तक की छूट यहाँ पर अलाउ होगी। ऐसे ही अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में जो भी पैसा डिपॉजिट किया है वो अलाउड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था, डिडक्टिबिलिटी ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर। सेक्शन 36 कहता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप डेबिट तभी कर सकते हैं जब इसको एम्प्लॉयर ने एक्चुअली डिपॉजिट कराया हो और वो भी अप टू द टाइम अलाउड इन द रेलेवेंट एक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से ये पैसा डिडक्ट किया उसकी इनकम मान ली जाएगी और जैसे ही डिपॉजिट करेगा एक्सपेंस मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया पीएफ एक्ट कहता है कि अगले महीने की 15 तारीख तक आपको पैसा जमा कराना है और आपने 16 को जमा कराया तो नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन, आपको ड्यू डेट से पहले जमा कराना पड़ेगा। As per the paragraph 38 of the Employee Provident Fund scheme, the employer should pay within 15 days of the subsequent month. As per section 30 of the Employee State Regulation, ESI contribution should be deposited up to the 15th of next month. It is clarified that the एक सेक्शन है 43B, उस सेक्शन में अभी हम पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। अब वो पेमेंट बेसिस ये नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर की आखिरी दिन तक पेमेंट करनी। उस सेक्शन में ये लिखा है कि जो आपकी फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग ड्यू डेट है उस दिन या उस जिस दिन आप एक्चुअल फाइल कर रहे हैं, जो भी जल्दी डेट आती है उस दिन तक पेमेंट कर देंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि सपोज मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट मान लेते हैं अक्टूबर है एक्सेप्शनल केस में, तो अक्टूबर में मान लिया मैं अक्टूबर में ही फाइल कर रहा हूं, तो जिस दिन मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहा हूं उस दिन तक मुझे अगर पैसा पेमेंट कर दिया तो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन वो यहां पर बता रखा है, ये क्लैरिफाई किया गया है कि 43B रिगार्डिंग अलाउएबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर इन ए प्रीवियस ईयर ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न डज नॉट अप्लाई। वो यहां अप्लाई नहीं होगी बात, क्योंकि यहां पर ये बोला है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न नहीं, जो रेस्पेक्टिव एक्ट है, जैसे पीएफ का पैसा तो पीएफ एक्ट की ड्यू डेट से पहले जमा कराना है। वो डीम नेवर बी अप्लाइड ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। एम्प्लॉयर का तो ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे वो अप्लाई होगा, लेकिन एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर नहीं, क्योंकि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन क्यों लेट जमा कर रहे हो आप? जब आपने उसकी सैलरी से काट लिया तो उसका पैसा टाइम से जमा करो ना, वरना उसे इंटरेस्ट कम मिलेगा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर कोई भी वेलफेयर स्कीम में जमा करा रहा है तो उसके लिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इन इफेक्ट द एक्सटेंडेड टाइम अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग डेट ऑफ रिटर्न इज नॉट अवेलेबल फॉर क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द वेलफेयर स्कीम। तो ये कह रखा है साफ साफ कि भैया आप 43B में लिखा ना ड्यू डेट फाइलिंग रिटर्न तक जमा करा दो, वो और सब चीजों पे जो वहां लिखा है अप्लाई होगा, लेकिन वेलफेयर स्कीम पे एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन पे ये बात अप्लाई नहीं होगी। वो रेस्पेक्टिव वेलफेयर स्कीम की ड्यू डेट तक आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। बेड डेट्स का मतलब होता है आपका पैसा डूब गया, ये डिडक्शन अलाउड है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कि एक्चुअल में ये जो बेड डेट है ये आपकी इनकम में आया हो, मतलब ये सपोज आप एग्रीकल्चर वर्क करते हैं और एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अब आपने किसी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा और वो पैसा नहीं मिला, अब आप कहें जी वो बेड डेट से मैं तो P&L में लिख रहा हूं। भैया वो P&L में आप लिख तो रहे हो, लेकिन आपकी वो इनकम है ही नहीं टैक्सेबल, आपने लिखी नहीं, तो वो खर्चा कैसे अलाउड हो जाएगा? तो जो इनकम ही टैक्सेबल नहीं है उसका पैसा डूबा हुआ क्यों अलाउड हो जाएगा आपको? ना तो इनकम टैक्सेबल है ना वो बेड डेट्स अलाउड होगा। और जिस बिजनेस में आप ये कह रहे हो कि हमारा पैसा डूब गया है वो बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। बंद हो गया बिजनेस उसके बाद आपका पैसा डूब गया तो वो अलाउ नहीं होगा।
रिकवरी ऑफ बेड डेट्स रिकवर्ड होगा तो क्या होगा, इफ एनी अमाउंट वाज डेबिटेड एज बेड डेट सब्सिक्वेंटली इट वाज रिकवर्ड बाय द असेसी, it will be considered to be the income of the assessee under that business profession in which it is recovered, and if the assessee do not have business in that particular even, then it will be considered to be income. मतलब जिस साल आपका पैसा मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड पहले ये बेड डेट्स का खर्चा आपको अलाउ हो चुका है, तभी ये इनकम टैक्स, पहले लिखा डिसअलाउड हो गया तो अब भी डिसअलाउड मतलब अब भी टैक्सेबल नहीं होगा. If debt was incurred by a person but it was recovered by successor, in that case it will not be considered to be the income of successor. मिस्टर ए का बिजनेस मिस्टर बी के पास पहुंच गया, मिस्टर ए ने बेड डेट का खर्चा क्लेम कर लिया, मिस्टर बी ने अब क्या करा, उसको इनकम मिल गई, तो अब मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने बेड डेट का खर्चा 4 साल पहले क्लेम किया था, लेकिन अब इस साल उन्हें ये 1 लाख रुपए मिल गए, तो ये इनकम मानी जाएगी. लेकिन अगर ये इसके फादर ने क्लेम किया था और उनके फादर के बाद उनके बेटे के पास बिजनेस शिफ्ट हो गया और अब उनके बेटे को 1 लाख मिला है, तो अब उनके बेटे की इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेम पर्सन होना चाहिए जिसने बेड डेट्स क्लेम किया और बेड डेट्स रिकॉर्ड उसके लिए हो. प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जनरली देयर शैल बी नो डिडक्शन फॉर द प्रोविजन ऑफ बेड डेट्स. बैंक के केस में कुछ प्रोविजन अलाउड होता है, लेकिन नॉर्मली आपको बेड डेट्स की डिडक्शन तो मिलती है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलती. हमने जो बात की थी फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो केवल कंपनी को अलाउड होते हैं. अगर ये कैपिटल नेचर के हैं तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, रिवेन्यू फुल्ली अलाउड हो जाएंगे. अगर फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस P&L में पूरे डेबिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट कम है या लॉस है, तो ये अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह ही कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसा मैंने आपको बताया था. नो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसेसी अंडर दिस सेक्शन. They can claim deduction under section 32 of the capital expenditure. अगर नॉन कॉर्पोरेट एसेसी है तो उन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंसेस किए तो सेक्शन 32 में उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी डेप्रिसिएशन की नॉर्मल एसेट पर की तरह. और सेक्शन 37(1) अभी हम पढ़ेंगे, उसमें नॉर्मल खर्चा जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पर डिडक्शन मिल जाएगी. सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर एसएससी ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है ऐसी सिक्योरिटी से जो बिजनेस से रिलेटेड है, और आप सपोज इन्वेस्टर हैं और आप खरीदने बेचने का काम करते हैं और जो सिक्योरिटी की इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन में आती है, तो ये भी अलाउड हो जाएगा. कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी इसी तरीके से कमोडिटी पर लगता है. अगर एसएससी ने कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया है, बिजनेस का पार्ट है, तो ये भी अलाउड हो जाएगा आपको. जो अभी हम बात कर रहे थे सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की, ये एक जनरल अलाउंस है, जनरल डिडक्शन है. इसके अंदर 90%, 95% क्या 99% एक्सपेंसेस इसी सेक्शन में आ जाएंगे. एज पर सेक्शन 37(1), इफ एनी एक्सपेंडिचर इज नाइदर अलाउड नो डिसअलाउड स्पेसिफिकली अंडर एनी पर्टिकुलर सेक्शन, कोई ऐसा खर्चा जो अभी तक हमने नहीं देखा, such expenditure is allowed to be debited if it is related to business or profession. अगर आपका खर्चा बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, नंबर 1 कंडीशन. नंबर 2 कंडीशन, किसी और पर्टिकुलर सेक्शन में अभी तक नहीं आया. नंबर 3, ये रिवेन्यू नेचर का है तो आपको अलाउड हो जाएगा. साथ ही साथ क्या है, इफ इट इज कैपिटल नेचर डेप्रिसिएशन इज अलाउड. पर्सनल नेचर एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड. Illegal expenses not allowed. Any fine or penalty for an offense is not allowed. तो इसका मतलब आपको क्या याद रखना है, रिवेन्यू नेचर का खर्चा हो, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, पर्सनल नेचर ना हो, इलीगल ना हो, तो सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे आपको.
स्पेशली उसे डिसअलाउ ना कर रखा हो। वेरियस एक्सपेंडिचर जो अलाउड होंगे कैसे, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद एडवर्टाइजमेंट। अगर आप बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो अलाउड होगा ना, आपने डायरी कैलेंडर छपा कर बांट रहे हो, ये तो अलाउड है, हर साल छपवाते हो। अगर टीवी में ऐड आ रहा है तो अलाउड है, न्यूज़पेपर में आ रहा है तो अलाउड है ना। कैपिटल नेचर है, आपने एक ऐसा बोर्ड या साइन बोर्ड बना दिया जो 10 साल तक वहीं रहेगा तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करिए। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन कनेक्शन विद द बिजनेस प्रोफेशन। हम टूर पे जाते रहते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, अपने एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए या कस्टमर के एंटरटेनमेंट के लिए कोई खर्चा करते हो। आप कई बार जाते हैं तो आप ज्वेलरी शॉप पर जाइए, वो आपको फ्री में कॉफी पिलाएंगे जाते, अब उनका पता चला पूरे महीने का कॉफी का खर्चा 20,000 रुपये हो गया, तो ये तो अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन ओपनिंग सेरेमनी, जिसे हम मुहूर्त भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोफेशन का अलाउड होता है। एक्सपेंडिचर ऑन ओकेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल लाइक दिवाली एक्सेट्रा फॉर एम्प्लॉयज और कस्टमर अलाउड होता है। दिवाली पूजा हुई, उस पर हमने गिफ्ट बांटे अपने एम्प्लॉयज को, सब अलाउड है। इंसेंटिव गिवन टू आर्टिकल असिस्टेंट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आर्टिकल को पैसा देता है, इंसेंटिव देता है, अलाउड है। अगर आप जीएसटी की लेट पेमेंट कर रहे हैं वो भी अलाउड है। इनकम टैक्स पर अलाउड नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन या लेट पेमेंट भी अलाउ नहीं है। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद लीगल प्रोसीडिंग, आपका कोई केस चल रहा है तो बिल्कुल अलाउड होगा, बिजनेस से रिलेटेड है तो। प्रोफेशनल टैक्स आपने दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने सीए को पैसा दिया, रिटर्न फाइल करिए, ऑडिट कराइए, सब अलाउड है। एनी अदर एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड है सब अलाउड है। कंडीशन वही है, रिवेन्यू नेचर हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, इलीगल ना हो, पर्सनल ना हो। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी ऑन एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट shall not be deemed to be expenses incurred by SSC for the purpose of business or profession। यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर दिया, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कंपनीज को करने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस विल बी अलाउड, क्या है ये अलाउड एक्सपेंस किसी और स्पेसिफिक सेक्शन में कवर ना होते हो, कैपिटल नेचर ना हो, रेवेन्यू नेचर हो, प्रीवियस ईयर में खर्च हुए हो, पर्सनल नेचर की ना हो और बिजनेस से रिलेटेड हो, अलाउड हो जाएंगे। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अलाउ नहीं है, ये कौन से हैं जो खर्चे अलाउ नहीं है? आपने पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइजमेंट दिया है, अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? इसके ऊपर अलग से सेक्शन बना दिए दो भैया, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के कब्जे में ही तो है, पॉलिटिकल पार्टी तो ये कानून बना रही है, तो वो अपने लिए चंदा क्यों नहीं लेगी, वो तो बहुत जोर शोर से चंदा लेगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा हम इतना छोटा काम नहीं करते कि केवल बिजनेस वालों को ही छोड़ देंगे, हम तो सबको देंगे, जो मर्जी चंदा दो हमें। तो उसके लिए सेक्शन 80 GGB और 80 GGC बना दिया इन्होंने कि जितना भी आप पैसा दो वहां पर हम आपको छूट दे देंगे। तो यहाँ दो बार तो छूट नहीं मिल सकती, इसलिए यहां से हटा दिया। कि आप पता क्या होता था, पहले तो चंदा ये वो डिसअलाउड होता था, फिर इन्होंने क्या करा, एक है ना फालतू की मैगजीन छापनी शुरू करी पॉलिटिकल पार्टी ने, थोड़ी सी कॉपी छाप देते थे और कहते थे इसके अंदर ऐड दे रहे हैं कंपनीज, और उनसे करोड़ों रुपए लेते थे। तो वो सब यहाँ पर लिखा है कि आपको ब्राउशर पैम्फलेट वगैरह जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पब्लिश करें डिसअलाउड है, लेकिन ये खर्चे 80 GGB और 80 GGC में अलाउड हो जाएंगे। ये हम डिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर भी डाल दिया इसको कि डिडक्शन क्या होगी इंडियन कंपनी को सेक्शन 80 GGB में, और अदर देन इंडियन कंपनी 80 GGC में, कॉर्पोरेट एसएससी को GGB में और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को डिडक्शन मिलेगी 80 GGC में। तो डिडक्शन फ्रॉम GTI इज अलाउड टू इंडियन कंपनी फॉर एनी सम कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर। और क्या होगा, डोनेशन या सब्सक्रिप्शन है पॉलिटिकल पार्टी को, एक्सपेंडिचर है
और डोनेशन इन कैश अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अगर पीजीबीपी में कहते तो बिजनेस से रिलेटेड हो कुछ या किसी काम की है तो फालतू का पैसा दे दो, तो इसके लिए इन्होंने कहा हम पीजीबीपी की बजाय अलग से डिडक्शन का एक सेक्शन बना देते हैं, अरबों करोड़ों रुपए दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए ये है ना, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई से अलाउड टू ऑल अदर एसएससी एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की बॉडी है। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी विच इज होली और पार्शियली फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फंडेड है तो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वरना तो वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट का ही सारा पैसा हजम कर लेंगे, तो वो नहीं है अलाउड है। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी टू और टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट दिस अमाउंट कैन बी कंट्रीब्यूटेड फॉर, किस चीज के लिए हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को आप किसी भी डोनेशन या सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, लेकिन कैश अलाउ नहीं होगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रॉयल्टी एक्सेट्रा आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर किसी को इंटरेस्ट रॉयल्टी वगैरह की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो गवर्नमेंट का नुकसान होगा, तो गवर्नमेंट आपका भी नुकसान करेगी। इफ एनी पर्सन हैज पेड इंटरेस्ट रॉयल्टी और टेक्निकल फी और एनी अदर सम चार्जेबल टू टैक्स आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में दिया किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, तो वो पीएनएल में तभी लिख सकते हैं जब उसके ऊपर टीडीएस काट दिया हो, अप टू द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ क्या कंडीशन है, टीडीएस काट दिया हो अप टू एंड द ईयर एंड ऑल्सो टैक्स हैज बीन पेड टू गवर्नमेंट अप टू द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन तक टीडीएस काट दिया, ड्यू डेट की फाइलिंग डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको छूट मिल जाएगी, अदरवाइज ये डिसअलाउड हो जाएगा। हाँ, अगर आने वाले सालों में ये पैसा जमा किया तब अलाउ कर देंगे। भाई गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, आपको खर्चा डिसअलाउड कर दिया, आपके लिए टैक्सेबल हो गया, आपसे टैक्स वसूल कर लिया, आपने कहा आगे जाकर लो जी टीडीएस, गवर्नमेंट ने की लो हमने खर्चा आपको अलाउ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड ने 20 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया आउटसाइड इंडिया 3 जनवरी को प्रीवियस ईयर में, और टैक्स डिडक्ट कर दिया 10 मार्च को प्रीवियस ईयर में, तो सेम ईयर में आखिरी दिन तक टैक्स डिडक्ट करना जरूरी था, कर दिया। अब फाइलिंग डेट जो है इनकम टैक्स रिटर्न की, उससे पहले अगर जमा करा दिया तो छूट मिल जाएगी। गवर्नमेंट को 30 सितंबर को जमा करा दिया, एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर अगर ड्यू डेट है तो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा, ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया, करंट ईयर में काट दिया। लेकिन अगर ये पैसा प्रीवियस ईयर की आखिरी दिन की बजाय 1 तारीख को डिडक्ट हुआ था और जमा हुआ, चाहे वो जब मर्जी, अलाउ नहीं होगा इस साल, अगले साल ही खर्चा अलाउड होगा, क्योंकि कंडीशन है प्रीवियस ईयर में टीडीएस कटा होना जरूरी है ना। अगर प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं काटा तो वो इस साल का खर्चा ही नहीं माना जाएगा। अगर टैक्स काटा 10 मार्च को प्रीवियस ईयर में, लेकिन गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की डेट के बाद में जमा करा तो भी अगले साल ही छूट मिलेगी, तो इस साल छूट मिलने की 2 कंडीशन है, प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटकर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले जमा करा दो तो मिलेगा, अगर नहीं मिला तो जिस साल जमा कराओगे उस साल मिल जाएगा। आपको टीडीएस इंडिया में भी पेमेंट करने पे काटना पड़ता है, टीडीएस और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज एक्सेट्रा इन इंडिया। अगर आपने इंडिया में किसी को टैक्स काटना है लेकिन आपने नहीं दिया भैया, टैक्स जमा नहीं कराया, टीडीएस नहीं काटा अप टू द लास्ट डेट ऑफ आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम, अदरवाइज 30% ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। तो अगर नॉन रेजिडेंट को या इंडिया के बाहर दे रहे हो तो 100% खर्चा डिसअलाउड है, इंडिया में किसी को दे रहे हो तो इंडिया को तो गवर्नमेंट इंडिया में तो पकड़ सकती है ना आराम से, वहां 30% खर्चा डिसअलाउड है। लेकिन ये भी उस साल अलाउड हो जाएगा जिस साल आप टीडीएस काट के जमा करा दोगे गवर्नमेंट के पास। एबीसी लिमिटेड ने रेंट दिया 10 लाख रुपए का
XYZ लिमिटेड को इंडिया में ही प्रीवियस ईयर में 31 दिसंबर को टीडीएस भी काट लिया 31 मार्च को, गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया 30 सितंबर, सब कुछ परफेक्ट है, तो आपको छूट मिल जाएगी, एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद में टीडीएस काटा तो अगले साल, या 30 सितंबर के बाद में गवर्नमेंट के पास जमा किया तो अगले साल पूरा 70% अलाउड, 30% यहाँ इस साल क्या लिखा है 30% डिसअलाउड हो जाएगा इस साल, तो इसका मतलब इस साल 70% अलाउ होगा, अगले साल 30% अलाउ होगा। तो एक्सपेंडिचर अलाउड इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर विल बी 70% एंड बैलेंस 30% विल बी डिसअलाउड इन करंट ईयर बट अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर, जब गवर्नमेंट के पास जमा करा दो तो यह 30% डिसअलाउड होगा। If any person has not deducted TDS but person who has received the payment has paid tax and filed return and it is confirmed by the chartered accountant, in that case it will be presumed that, यहाँ पर ये लिखा है सपोज, यहाँ इस बात को समझते हैं, यहाँ लिखा है सपोज मिस्टर ए हैं, इन्होंने पेमेंट करी मिस्टर बी को, मिस्टर ए की ड्यूटी है टीडीएस काटने की, टीडीएस नहीं काटा, इनको 30% खर्चा डिसअलाउड हो गया। लेकिन क्यों टीडीएस काटने पे जोर दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। तो अगर ये लिखा हो कि मिस्टर बी ने टैक्स डिपॉजिट करा दिया है ना, तो यहां क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन हैज नॉट डिडक्टेड टैक्स बट पर्सन हु रिसीव्ड द पेमेंट हैज पेड टैक्स और फाइल रिटर्न, तो इसने टैक्स डिपॉजिट कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी और सीए के साइन भी हो गए, सर्टिफाइड करा दिया, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास तो टैक्स पहुंच गया ना, तो ठीक है, फिर ये इसको डिसअलाउ नहीं होगा, इसे अलाउड हो जाएगा। हम ये मानेंगे जो टैक्स डिपॉजिट करा दिया मिस्टर बी ने, तो हम मानेंगे मिस्टर ए ने टीडीएस कट कर दिया। तो अगर जिसको मिला है टैक्स वो खुद ही अपनी तरफ से जमा करा कर रिटर्न फाइल कर देगा, तो मिस्टर ए के लिए डिसअलाउ नहीं होगा खर्चा। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड ने रेंट दिया 10 लाख रुपए का 31 दिसंबर को, कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा, लेकिन XYZ जिसको मिला उसने टैक्स जमा करा दिया, तो ये माना जाएगा कि ये पैसा एबीसी ने डिडक्ट करके जमा करा दिया, ठीक है। और अगर लेकिन अब क्योंकि जो है यहाँ पर एक बात है कि जो कंपनी है वो तो रिटर्न फाइल करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा, तो फिर क्या होगा 30% डिसअलाउड इस साल तो हो जाएगा, लेकिन अगले साल ऑटोमेटिकली 30% अलाउ भी हो जाएगा, ठीक है। ABC has paid 1 lakh to XYZ being the amount of rent and no tax has been deducted. In this case, expenditure is allowed because as per section 194I, TDS is not applicable up to the 1,80,000 rent. तो अगर रेंट 1,80,000 तक का है तो उसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कहा कि चलो छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। During the relevant previous year, the following payment expenditure were made incurred by Mr. X, a resident individual. Salary 6 लाख रुपए which include 2 lakh paid on 16th March. हमारे प्रीवियस ईयर में 16 मार्च को 2 लाख रुपए की सैलरी पेमेंट हुई है, फ्रॉम विच टैक्स वाज डिडक्टेड। 31 मार्च को टैक्स कट गया, ठीक है, लेकिन इसको डिपॉजिट किया गया 15 अक्टूबर को, तो आईटीआर की डेट के बाद में जमा किया, आफ्टर आईटीआर। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है 30% डिसअलाउड हो जाएगा, 30% ऑफ 2 लाख कितना हो जाएगा 60,000 डिसअलाउड हो जाएगा। जिस साल जमा कराएंगे उस साल अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 4,000 वर पेड टू मिस्टर वाई, एक नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट को तो टीडीएस काट कर ही देना है आपने, है ना, तो अगर आपने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया तो 100% एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ये 100% डिसअलाउड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है 3 लाख वाज पेड एज सैलरी टू रेजिडेंट इंडिविजुअल विदाउट टीडीएस,
तो बिना टीडीएस के तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो 3 लाख का 30% 90,000 डिसअलाउड। कमीशन एंड ब्रोकरेज 6,40,000, टीडीएस 15 फेब को काट लिया 64,000 रुपए, बहुत बढ़िया। 32,000 रुपए जमा करा दिया 18/9 को, 19,200 जमा कराए आईटीआर की डेट के बाद 15 फरवरी को, और बाकी 12,800 जमा कराए उसके भी एक साल बाद 5 अप्रैल को। तो हमें बताना है क्या होगा। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे को 64,000 रुपए में से 32,000 रुपए जो 18/9 को असेसमेंट ईयर में डिपॉजिट करा दिए, आईटीआर की डेट से पहले डिपॉजिट करा दिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अलाउ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें कितना अलाउ होगा कितना डिसअलाउड होगा, तो टोटल पैसा 64,000 था और 32,000 इन्होंने डिपॉजिट करा दिया, तो रिमेनिंग 32,000 जो रह गया उसका 30% कितना होता है? इन्होंने 18/9 को 32,000 मतलब टोटल टीडीएस का 50% डिपॉजिट करा दिया। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन यह है कि प्रीवियस ईयर में टीडीएस कट हो गया हो, और दूसरा है कि ड्यू डेट से पहले, आईटीआर की ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया। तो ये तो इन्होंने कर दिया, आधा कराया 50%, ठीक है। और जो रिमेनिंग 50% है वो डिपॉजिट इस साल तो कराया नहीं। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस तो 6,40,000 है। इसका जो 50% पोर्शन है जिसका टीडीएस डिपॉजिट हो गया है वो तो अलाउड हो जाएगा, मतलब 3,20,000 का एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है 3,20,000 जिसका टीडीएस डिपॉजिट नहीं हुआ करंट ईयर में, उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। कितना होता है 3,20,000 का 30%? तो 3,20,000 का 30% 96,000 ये डिसअलाउड हो जाएगा। ये बात हमारी करंट ईयर की है। अब क्या करा इन्होंने, आगे लिखा है 32,000 रुपए जमा किया था, फिर 19,200 रुपए 19,200 रुपए नेक्स्ट ईयर में डिपॉजिट करा दिया। तो 19,200 टोटल टीडीएस का कितना परसेंट है? 19,200 64,000 में से 30% है, तो 30% अमाउंट का टीडीएस नेक्स्ट ईयर में जमा करा दिया। तो जो डिसअलाउड हुआ था खर्चा वो अलाउ हो जाएगा इस साल। तो कितना अलाउ हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट, हमें डिसअलाउड करा था ना हमने, 50% डिसअलाउ हो गया था। देखो ध्यान से, यहां पर ये गलती होने के चांसेस है। टोटल खर्चा कितना था? 6,40,000। उसका 50% अलाउ हो गया था, 50% डिसअलाउड हो गया था। अब उस जो 50% डिसअलाउ हुआ था उसका भी आगे 30, जो 50% डिसअलाउ हुआ था उसका 30%, मतलब 50% वाले में से अगर मैं इसे 30 और 20% लिखूं तो ये हमने इस साल डिपॉजिट करा दिया, तो इस साल अलाउ हो जाना चाहिए। तो 6,40,000 का 30% पोर्शन निकालते हैं। पहले कितना आ गया खर्चा? 6,40,000 का 30% कितना होता है? 1,92,000। और डिसअलाउड 30% ही तो हुआ था, तो अलाउ भी तो 30% होगा। इसका 30% अलाउ हो जाएगा। कितना? 57,600। ध्यान से समझो भाई, हमने जितना अमाउंट खर्चे का पूरा 100% डिसअलाउ नहीं करा, खर्चे का 30% डिसअलाउ कर। तो जब अलाउ होगा तो भी तो 30% ही अलाउ होगा।
और ये बाई चांस 30% आ गया, इसलिए कंफ्यूज ना होना आप। 30% प्रोपोर्शनेट है और 30% वो परसेंटेज वाला है। मैं अभी इसी क्वेश्चन में कोई और फिगर लेकर भी आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आए और कंफ्यूजन ना हो। अब बाकी रह गया 20%, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट कराया आपने तो उस साल अलाउ हो जाएगा आपको, है ना। कितना है वो बचा हुआ 20% है, तो टोटल खर्चा कितना था 6,40,000, इसका 20% कितना हो गया खर्चा? 1,20,000। ये प्रोपोर्शनेट, ये इस खर्चे का 30% डिसअलाउड हुआ था, तो अब 30% अलाउ हो जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा इसका? 38,400। देखो मैं इसको फिगर बदलकर आपको समझाता हूं। आप ऐसा मानो कि आपका 100 रुपए का खर्चा था और आपने इस साल 40 रुपए का के ऊपर टीडीएस कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो 60 रुपीज पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो इसका 30% डिसअलाउड हो गया, 18 रुपए डिसअलाउ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर आपने बचा हुआ सारा टीडीएस जमा नहीं कराया, आपने क्या करा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट का केवल 20% ही डिपॉजिट कराया आउट ऑफ 60। तो मैं ये देखूंगा ना कि 60 में से पहले 20 रुपीज जो डिपॉजिट कराया उसका 30% आपको अलाउ होगा, क्योंकि पहले भी 30% डिसअलाउड हुआ तो अब भी 30% अलाउ। अब यहां पर अमाउंट, इसको दूसरा एक मेथड क्या है आपको आसान बनाने के लिए बता देते हैं कि भैया आपका जो टोटल टीडीएस टोटल खर्चा था 6,40,000, है ना। फर्स्ट ईयर में आपको 3,20,000 अलाउ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर और आपको कुछ डिसअलाउ हो गया, जो डिसअलाउड हुआ तो 3,20,000 का 30% डिसअलाउ हुआ। कितना अमाउंट आया था ये? 96,000। तो जो 96,000 डिसअलाउड हुआ, आने वाले सालों में ये 96,000 ही तो अलाउ होगा आपको। अब नेक्स्ट 2 ईयर में आपने इस बचे हुए पैसे को जमा कराया, तो बचा हुआ पैसा कितना था आपका? टोटल 32,000 पैसा था टीडीएस का। टीडीएस का 32,000 था जो आपने जमा कराया कैसे? 19,200 और 12,800। टोटल करो, देखो 32,000 हो गया इन दोनों का टोटल। अब आपको आसान तरीका अगर ये बताऊं, आपका इतना डिसअलाउड हुआ था ना, अब इस रेशो में ये अलाउ हो जाएगा अगले 2 साल में। इनका रेशो निकालते हैं, 96,000 इंटू 19,200 डिवाइड बाय 32,000, कितना आ गया? 57। ये देखो यही आया था 57,600। नेक्स्ट ईयर 38,400, ध्यान से देखो तो यही है 57,600 और 38,400। तो मतलब हमें जिस प्रोपोर्शन में वो डिसअलाउड हुआ उसी प्रोपोर्शन में तो अलाउड होगा, टैक्सेबल होगा। मैसर्स एबीसी लिमिटेड हैं और इन्होंने सबमिट किया है कुछ डिटेल्स। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस टू मिस्टर एम 50,000, टैक्स इन्होंने डिडक्ट नहीं किया, तो टैक्स काटना चाहिए, नहीं काटा है, कुछ बताया नहीं, नॉन रेजिडेंट वगैरह तो नहीं है, तो 50,000 का 30% 15,000 डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। इंटीरियर वर्क हुआ है और मिस्टर एस से करवाया है 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। पेमेंट मार्च में हुई है, टीडीएस मार्च में डिडक्ट हो गया और पेमेंट भी हमारी आईडीआर की डेट अगर हम एज्यूम करें कि 30 सितंबर है और उससे पहले ही जमा हो गया
तो सबको ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तो ये अलाउड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। थर्ड इफेक्टिव रेंट है, 15 लाख रुपए का दिया है, टीडीएस काट दिया और जमा किया 1 अक्टूबर को, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसमें 30% ऑफ 15 लाख कितना 4,50,000 डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अलाउ हो जाएगा जब इसे जमा करा देंगे, अभी ये डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट है एफडी का 2 लाख, टीडीएस दिसंबर में कट गया, जमा भी हो गया, सबको ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, अलाउड हो जाएगा। पेमेंट मेड टू मेसर्स जीएन कंपनी टुवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और टीडीएस नहीं काटा, तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के बाहर से अगर आप बाहर पेमेंट कुछ करते हो तो वहाँ 100% अलाउ तभी होगा जब आपने टीडीएस डिडक्ट किया। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। देखिए पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ एनी फर्म assessable as such a limited liability partnership, the following amount shall not be deducted in computing the business income. जब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन कौन से खर्चे अलाउड होते हैं, कौन से खर्चे डिसअलाउड होते हैं, वो हम बात कर रहे हैं। अगर वर्किंग नहीं है पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो उसको अगर आप रेम्युनरेशन सैलरी देंगे तो वो डिसअलाउड हो जाएगी। अगर आप वर्किंग पार्टनर को भी रेम्युनरेशन दे रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ऑथराइज नहीं है तो भी अलाउ नहीं होगा। रेम्युनरेशन टू अ वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू अ पार्टनर ऑथराइज्ड बाय डीड बट रिलेट टू एन अर्लियर पीरियड तो भी अलाउ नहीं होगा, करंट पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। इंटरेस्ट पार्टनर को 12% से ज्यादा अलाउ नहीं होगा, 12% तक का ही अलाउड होगा। और जो रेम्युनरेशन है उसकी भी एक लिमिट है, वो लिमिट अभी हम पढ़ रहे हैं, उस लिमिट तक ही अलाउड होगा, उसके बाद डिसअलाउड हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को पेमेंट हो रही है, इंटरेस्ट या रेम्युनरेशन, सैलरी वगैरह, कमीशन, एक बात ध्यान रखना, अगर ये खर्चा फर्म को अलाउड हो गया, अलाउड मतलब खर्चा डिडक्शन अलाउड हो गया, फर्म ने कोई टैक्स नहीं दिया, तो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और फर्म के लिए डिसअलाउड हो जाएगा मतलब फर्म की जेब से टैक्स निकल गया इस पर, तो पार्टनर के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी दी 1 लाख की, इनकम टैक्स की लिमिट के हिसाब से 80,000 अलाउ होगी, 80,000 P&L में लिख लिया पार्टनरशिप फर्म ने, तो ये 80,000 पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीपीपी, पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। और जो 20,000 की डिसअलाउड हो गया खर्चा, क्योंकि P&L बनाया सैलरी में 80,000 ही लिखा खर्चे में, जबकि दिया 1 लाख है लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से 80,000 ही लिखा, तो ये जो 20,000 डिसअलाउड हो गया मतलब इस पर टैक्स दे दिया, तो इनके लिए ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे, इनकी इनकम में नहीं जुड़ेगा पार्टनर। अब कितना रेम्युनरेशन अलाउड है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन कितना अलाउड है, तो हम इसमें एक बुक प्रॉफिट निकालना अभी सीखेंगे। तो बुक प्रॉफिट शुरू के 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% या 1,50,000 जो भी ज्यादा हो, तो हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे शुरू के 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट का 90% या 1,50,000 जो भी ज्यादा हो। मान लिया बुक प्रॉफिट 80,000 है, 80,000 का 90% 72,000 या 1,50,000 जो भी ज्यादा हो, 1,50,000। इसका मतलब 1,50,000 तक की रेम्युनरेशन तो आप दे सकते, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये जो बुक प्रॉफिट है
ये 2 लाख होता, 2 लाख का 90% 1,80,000, तो 1,80,000 1,50,000 में से जो भी ज्यादा हो तो 1,80 अलाउ हो जाता। तो जो भी ज्यादा हो और बाकी इसके ऊपर के जो बैलेंस प्रॉफिट है उसका 60%। इसका मतलब अगर हमारा प्रॉफिट 5 लाख है तो शुरू के 3 लाख का 90% या 1.5 लाख जो भी ज्यादा हो, बचे हुए 2 लाख का 60%, इतना आपको रेम्युनरेशन अलाउ हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए का है प्रॉफिट, तो शुरू के 3 लाख पर 90%, 2,70,000 या 1,50 जो भी ज्यादा हो 2,70, बचे हुए 2 लाख का 60%, 1,20, तो 3,90,000 तक की रेम्युनरेशन अलाउड है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि बुक प्रॉफिट का क्या मतलब है। Book profit means profit and gain of business profession, but before charging any salary, bonus, commission to partner. जो पार्टनर को आप कमीशन बोनस दे रहे हो उसको नहीं लेना, उसको हटाना पड़ेगा। तो अगर वो लेस हो चुका है तो एड बैक करना पड़ेगा। In further, if the assessee has any brought forward depreciation, it will be adjusted while computing the book profit. But if there was brought forward losses, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो पुराना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो अलाउड है, सारे बिजनेस के नॉर्मल सब खर्चे अलाउड है, लेकिन रेम्युनरेशन अलाउ नहीं है पार्टनर की, क्योंकि वो तो निकाल ही रहे हैं, और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस भी अलाउ नहीं। शेयर रिसीव्ड बाय पार्टनर, ये मैंने आपको बता दिया। इफ एनी पार्टनर हैज रिसीव्ड शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, सच शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर शैल बी, तो इसमें यही है, जितना अलाउड होगा उतना उसके लिए टैक्सेबल, और जितना इसके लिए टैक्सेबल डिसअलाउड उतना उसके लिए। तो ये बात हमेशा अप्लाई होगी, इस बात का आपको ध्यान हमेशा हमेशा रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं 28। एक्स और वाई पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 2 पार्टनर है, नेट प्रॉफिट 7 लाख है, बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अभी ये आइटम लेस नहीं करी है, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले हमें। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स 7 लाख, सैलरी हम दे रहे हैं, तो जब बुक प्रॉफिट निकालते हैं तो सैलरी तो अलाउ नहीं होता अभी, तो वो तो नहीं ले रहे अभी। डेप्रीशिएशन अलाउड होता है, डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% per annum as per the partnership deed, the amount of capital is 5 lakh। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने बुक प्रॉफिट निकालने के लिए किस चीज की मना करी थी, हमने सैलरी वगैरह मना करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। देखो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए किस चीज का मना है, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं है बात, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड होता है 12%, उससे ज्यादा अलाउ नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है हमें 12%, 5 लाख का 12%, 60,000, बुक प्रॉफिट आ जाएगा, तो 2,10,000 माइनस हो जाएगा, तो 4,90,000 आ जाएगा। अब हमें पता है फर्स्ट 3 लाख पर 270 या 150 जो भी ज्यादा हो तो 270 ही ज्यादा होगा, और नेक्स्ट 1,90,000 का 60%, 1,14,000 टोटल, 3,84,000 allowed, maximum allowed remuneration is 3,84,000। ये कितना दे रहे हैं, ये 20,000 पर मंथ दे रहे हैं 2 पार्टनर को,
एक्चुअल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ये 20,000 इंटू 2 इंटू 12, तो कितना हो गया 4,80,000। तो क्या 4,80,000 इनको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि इन्हें मैक्सिमम कितना मिल सकता है 3,84,000। तो 3,84,000 रुपीज मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा है बुक प्रॉफिट कितना होगा, तो बुक प्रॉफिट 4,90,000 होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में लिखा है अलाउवेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी उन्हें कितनी अलाउड होगी, तो वर्किंग पार्टनर को जो सैलरी होगी अलाउड वो होगी हमारी 4,80,000 और 3,84,000, विच एवर इज लेस, तो 3,84,000 मैक्सिमम इन्हें अलाउड होगा।